तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को देखने से पहले हम समझते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। हम कोई भी ऑब्जेक्ट पर, कोई एक ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मान लेते हैं ये 50 kg का है। एक इंस्टेंट जब हम शुरुआत में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम कंटिन्यूसली इस पर फोर्स लगाते रहते हैं और जब ये एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट मूव करने लगा है। तो वही जो लिमिट है, जिस लिमिट के बाद ये फोर्स मूव करने लगता है, उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग फोर्स। चलिए यहाँ देख सकते हैं कि जब आप यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है तो एक इंस्टेंट टाइम इस पर कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे एक सर्टेन टाइम आता है, सर्टेन इंटरवल, जिसके ऊपर यहाँ से फोर्स लगना होता है और उसके बाद मूव करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी पॉइंट को हम, जबकि मूव एक्चुअली करना स्टार्ट नहीं हो, जिस इंस्टेंट के बाद मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। चलिए आगे देखते। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया है मूव करना ओवर द सरफेस, अनदर फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन फोर्स, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करना स्टार्ट किया है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके बीच में डेवलप होता है, और वही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसी को हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो वो फोर्स जिसके बाद की मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स हम इसको कह सकते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में हम अंडरस्टैंड करने के लिए मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स भी इसको हम मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स भी इसी को हम कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन को। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो जब भी कोई भी फ्रिक्शन होता है, डायरेक्शन उसका कहना चाहता है यहाँ अपोजिट होता है। तो ये बात तो जानते हैं, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो इसी साइड डायरेक्शन में इसका तो अपोजिट फ्रिक्शन हमेशा रहता है। जब भी कोई भी फ्रिक्शन होता है तो उसका हर केस में सेम होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कोई यहाँ एफ फोर्स लग रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लीकेबल होगा। सेकेंड लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ऑलवेज इक्वल होता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज इक्वल होता है जो कि टेंस होता है मूव करने के लिए बॉडी को। तो मतलब ये होगा कि कोई एक बॉडी है, इसमें मान लेते हैं हम 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किए, इस पर हम 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किए। तो देखिए कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी 5 न्यूटन ही होगा। जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सेम उसका अपोजिट फोर्स भी उतना ही हो जाएगा जब तक कि ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट ना करे। फ्रिक्शन फोर्स भी, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में ही होता है। तो इसको हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पर इस केस में अगर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो जाता है इससे अप्लाइड फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है। और फ्रिक्शन फोर्स अगर छोटा हो जाता है अप्लाइड फोर्स से तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, तब वो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा ही नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं, वो काइनेटिक फ्रिक्शन में हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन इस पर अप्लीकेबल नहीं होता। इस पर तो बस एक ही अप्लीकेबल है, फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स के। उसके बाद है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है रफनेस ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। देखते हैं यहाँ पे जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जितना ज़्यादा रफनेस होता है उतना ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लीकेबल होता है।
तो इसमें से देख सकते हैं ये एक वुडन ब्लॉक है जो कि रफ सरफेस पे मूव कर रहा है, तो इसको थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन वहीं जो कि है एक बॉल, जो कि हम जानते हैं कि इसमें फ्रिक्शन कम लगता है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एरिया यहाँ मूव इसके कारण, जिसके कारण रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ये इजीली मूव कर सकता है। तो इसमें इंटरलॉकिंग कम है इस दो ऑब्जेक्ट के बीच में। यहाँ पर इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगा और यहाँ इंटरलॉकिंग कम होगा। अब उसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ऑलवेज कांस्टेंट रेशियो होता है। मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का कांस्टेंट होता है नॉर्मल रिएक्शन के। तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो हम सब जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन। तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एन होता है। जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन का स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में जितना ज़्यादा अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही वो फ्रिक्शन भी हो जाता है इसमें। तो हम देख रहे हैं यहाँ फ्रिक्शन फोर्स का आ गया म्यू एन। तो यहाँ पर म्यू जानते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर इसको अब इक्वेशन को इस एन को इधर लाएं तो हो जाएगा तो यही कहना चाहते हैं हमको इसमें कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है और ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो अगर देखिए तो दोनों एक का रेशियो एक कांस्टेंट आ रहे हैं। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर वही बात बताया गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स और कांस्टेंट रेशियो होता है नॉर्मल रिएक्शन के हमेशा। उसके बाद है एरिया बिटवीन द सरफेस, जो होता है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जो ऑब्जेक्ट के बीच में जो एरिया रहता है वो सरफेस का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। एक तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं एफ बराबर म्यू एन होता है। तो यहाँ पर तो एरिया कोई डिस्कस ही नहीं किया गया है, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं मैग्नीट्यूड जो है इस फ्रिक्शन इस पर डिपेंड कर, मैग्नीट्यूड जो है फ्रिक्शन का म्यू पे डिपेंड करता है और एन पे डिपेंड करता है, जो एन भी मास mg होता है। mg भी देखा तो मास और ग्रेविटी का डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन एरिया का कहीं डिस्कशन नहीं किया जाता है। तो हम इसे डायरेक्टली ये समझ सकते हैं, अगर इसको हम इसका कॉन्सेप्ट का फील्ड है तो कैसे, तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी इसको थोड़ा लंबा बनाते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेम ही है, बस इसको अब वर्टिकल था, अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे इसको लहरा दिए, इस पर भी 5 न्यूटन अप्लाई हुआ। ऐसे नॉर्मल कोई पूछे तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ज़्यादा दूर तक इंटरलॉकिंग है तो यहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पर कम इंटरलॉकिंग है तो कम फ्रिक्शन, सॉरी यहाँ पर कम इंटरलॉकिंग है तो कम फ्रिक्शन लगेगा, और यहाँ पर ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता क्या है, दोनों जगह 5 न्यूटन ही अप्लीकेबल है, तो दोनों जगह 5 न्यूटन फोर्स ही लगेगा। तो आज तक यहीं तक ही था, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके आगे।